चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के सेशन में। बच्चों, आपका जो पिछला सेशन था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मुगल काल के एजुकेशन को, ठीक है। लेकिन उसमें बाबर से लेके अकबर तक का जो एजुकेशनल डेवलपमेंट था उसको हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन आगे की चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाई थी, तो आज का जो सेशन है उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें उसमें रह गई थी, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाए, और साथ साथ जो है मुगल काल की जो संगीत है, ठीक है, संगीत का डेवलपमेंट मुगल काल का, उसको भी हम लोग कवर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई अकबर तक का हो गया था। दो चीजें हमें कवर करना आज। एक, मुगल काल या मुगल कालीन एजुकेशन पैटर्न या मुगल कालीन शिक्षा पद्धति, ठीक है, मुगल कालीन शिक्षा पद्धति। ठीक, तो इसमें आपका रह गया है जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक। जहांगीर से औरंगजेब, जहांगीर से औरंगजेब तक। और दूसरा जो है देखेंगे मुगल कालीन संगीत, मुगल कालीन संगीत। ठीक, ये देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है जहांगीर से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जहांगीर के समय जो है कैसे जो है बच्चों एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। जहांगीर के समय की शिक्षा प्रणाली क्या थी। तो जहांगीर के विषय में कहा जाता है कि जहांगीर बच्चों स्वयं जो है एक तो तुर्की भाषा और दूसरा फारसी भाषा का बहुत बेहतरीन ज्ञान रखता था। यानी बात हम अगर जहांगीर की करें तो जहांगीर दो भाषाओं का अच्छा ज्ञाता है। जहांगीर जो है एक तो तुर्की भाषा और दूसरा तुर्की भाषा के साथ साथ जो आपकी फारसी भाषा है, ठीक है। तो फारसी और तुर्की भाषा दोनों भाषाओं का क्या है, अच्छा ज्ञान है इसको। दो भाषाओं का ये अच्छा क्या है, ज्ञाता है। ठीक, इसी ने अपने समय में एक आदेश इशू किया था, एक फरमान इसने जारी किया था कि यदि कोई व्यक्ति जो है डेथ करता है, यानी कोई अमीर व्यक्ति, यानी सामान्य नहीं, इसने एक आदेश जारी किया था कि कोई अमीर व्यक्ति यदि एक्सपायर करता है या उसकी मृत्यु होती है, तो अमीर व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी जो संपत्ति होगी, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी बच्चों, ठीक, वह संपत्ति किसकी हो जाएगी, राज्य की हो जाएगी, ठीक है। सर मैं कॉल करता हूँ आपको, मैं बात हुई थी मेरी उनसे, लेकिन वही जो, हाँ 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 बता दिया था तो, हाँ हाँ बच्चों देखिए, तो यहाँ पर अमीर व्यक्ति, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि कोई भी अमीर व्यक्ति जो है अगर उसकी मृत्यु होती है, ठीक है, तो उसकी मृत्यु के समय जो है उसकी जो संपत्ति होगी यानी प्रॉपर्टी, ठीक है, वह संपत्ति किसकी हो जाएगी, राज्य की हो जाएगी। जैसे आपने प्राचीन काल में पढ़ा होगा, एक राजवंश था गुप्त राजवंश, ठीक है, गुप्त राजवंश। तो गुप्त राजवंश में जो है एक नियम बना था कि यदि कोई व्यक्ति मृत करता है तो मृत होने के बाद जो है उसकी संपत्ति किसकी हो जाएगी, राज्य की हो जाएगी, ठीक है। और राज्य का ये दायित्व होगा, उस व्यक्ति की विधवा का भरण पोषण क्या करेगा, राज्य करेगा, ठीक है। इसे शाक्त धर्म कहा गया था, ठीक। तो यहां पर औरंग जो जहांगीर ने दूसरा नियम लागू किया, उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या अमीर व्यक्ति जब कोई डेथ करेगा, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक, वह राज्य की मानी जाएगी। लेकिन राज्य उस प्रॉपर्टी का क्या यूज करेगा, राज्य बच्चों उस प्रॉपर्टी का क्या यूज करेगा, तो इन्होंने बड़े साफ क्लियर वर्डों में इन्होंने कहा कि राज्य उसके उस अमीर वर्ग की, एक मिनट बच्चों, उस अमीर वर्ग की संपत्ति का क्या करेगा, एजुकेशन पर खर्च करेगा, और उससे शिक्षा संस्थान हो गए, मठ हो गए, ठीक है, इन सब चीजों मदरसे, मठ और एजुकेशन सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने कहीं ना कहीं उसका जो उपयोग है वो बहुत बेहतर काम में बच्चों लगाने की क्या की कोशिश की, औरंगजेब, सॉरी, जहांगीर, ये जहांगीर के समय की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। कि भाई इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमीरों की संपत्ति यदि वो मृत होता है तो उसकी संपत्ति से मठ बनेगा। देखो यहां पर केवल मदरसे और मस्जिद की बात नहीं की गई, इसमें मठों की बात भी की गई, हिंदू शिक्षा केंद्रों की बात भी की गई,
ठीक है, और एजुकेशन के विस्तार करने पर खर्च करने की बात की गई। तो जहांगीर को भी हम एक कट्टर मुसलमान नहीं कर सकते, औरंगजेब की तरह हम जहांगीर को ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, जहांगीर के ऊपर भी उसके पिता की नीतियों का एक बड़ा गहरा प्रभाव बच्चों देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, इन्हीं के समय की एक किताब है जिसका नाम है तारीख जान जहान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के समय की एक बुक है जिसका नाम है तारीख ए जान जहान। तारीख ए जान जहान। ठीक है, तारीख जान जहान, इस किताब में ये उल्लेख है कि राज्यारोहण के शीघ्र बाद, जैसे ही जहांगीर का राज्यारोहण हुआ, उसको तिलक किया, मैंने जैसे गद्दी उसने धारण किया, उसके तुरंत बाद जहांगीर ने बच्चों क्या किया था, बहुत सारे मदरसों की मरम्मत कराई। ठीक है, तो ये उससे क्या लगता है, उससे लगता है कि जहांगीर भी शिक्षा के विकास को लेकर क्या था, अवेयर था। ठीक है, तो इस किताब में यह बताया गया है कि राज्यारोहण के उपरांत, राज्यारोहण के उपरांत राज्यारोहण के उपरांत जहांगीर ने कई मदरसों का जीर्णोद्धार किया। यानी इस किताब से भी ये बात प्रूफ होती है कि जहांगीर जो है वो शिक्षा के विकास का क्या है, समर्थक है। कई मदरसों का जीर्णोद्धार करता, उसकी मरम्मत करता है। और माना जाता है कि 30 वर्षों से बच्चों उसने चिड़िया और पशुओं के निवास स्थान के लिए जो चीजें उपयोग हो रही थी, भाई ये पूरी तरह से खंडहर बने हुए थे, और पिछले 30 से 35 सालों से ये मदरसे और मस्जिदें जो है खंडहर बनी हुई थी। इनका उसने क्या किया, पूरी तरह से जीर्णोद्धार कराया। और जीर्णोद्धार कराने के बाद जो है यहाँ पर माना जाता है कि उसने शिक्षकों और विद्यार्थियों को क्या किया, भर दिया। ठीक है, और शिक्षा को क्या किया, प्रमोट किया। तो ये तो बात हो गई बच्चों आपके जहांगीर के समय। जहांगीर के समय इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है, कुछ ने एजुकेशन सेक्टर में क्या किया। अब बात आती है आपके शाहजहां के समय की, कि शाहजहां के समय क्या होता है, शाहजहां के कार्यकाल में क्या डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन के लिए। शाहजहां के कार्यकाल में देखिए, शिक्षा का माध्यम बच्चों मूलतः क्या है, फारसी है। मुगलों के समय शिक्षा का माध्यम क्या है, फारसी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फारसी ही राजकीय भाषा भी है। ठीक, अब देखिए, कहते हैं कि शाहजहां की बात करें बच्चों, तो शाहजहां का एक पुत्र है जिसका नाम है दारा शिकोह, जो बेहद उदारवादी शासक माना जाता है। कहते हैं जितना ज्ञान इसको संस्कृत माने फारसी का था बच्चों, उतना ही ज्ञान इसको क्या है, संस्कृत का भी है। तो दारा शिकोह के पुत्र, माने दारा शिकोह जो शाहजहां के पुत्र हैं, इनके विषय में ये कहावत थी कि ये दो मूल भाषाओं का ज्ञाता है, फारसी और संस्कृत। ठीक है, फारसी और संस्कृत। और ये भी कहा जाता है कि इसका प्रभाव इसके पिता शाहजहां पर भी होने लगा था। धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट जो है इसके फादर शाहजहां पर भी दिखाई देना शुरू हो गया था। ठीक है, शाहजहां पर भी उसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया था। ठीक, दूसरी चीज ये कि माना जाता है कि दाराशिकों ने अपने समय में उपनिषद, भगवत गीता, ठीक है, योग वशिष्ठ, रामायण का क्या किया था, फारसी अनुवाद किया था। खासतौर से उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद इसने किया सिर्र अकबर के नाम से, वो काफी बच्चों क्या रहा, फेमस रहा। ठीक है, तो इसने जो है दाराशिकों अपने समय में ठीक है कुछ मूल किताबें जैसे भगवत गीता हो गई, भगवत गीता, आपकी भगवत गीता के अतिरिक्त जो है आपका उपनिषद हो गया। ठीक है, योग वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ, इनका इसने क्या किया था, फारसी अनुवाद कराया। ठीक है, ये मूलतः संस्कृत में थे, और संस्कृत में होने के बावजूद जो है इनका वो क्या करता है, फारसी अनुवाद कराता है। ठीक है, चलिए, ये तो रही शाहजहां के पुत्र की बात। आते हैं जरा शाहजहां पर। ठीक है, तो शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का प्रभाव अपने पिता शाहजहां पर भी था। शाहजहां के समय की व्यवस्था के बारे में बर्नियर हमें डिटेल में जानकारी देता है। ठीक है, शाहजहां के समय शिक्षा व्यवस्था की जानकारी
शिक्षा व्यवस्था की जानकारी कौन देता है? तो शिक्षा व्यवस्था की जानकारी हमें बर्नियर देता है। तो इसका मतलब हुआ कि बर्नियर जो है वो शाहजहां का समकालीन है। बर्नियर क्या है? शाहजहां का समकालीन है। ठीक, नंबर एक। तो बर्नियर बच्चों शाहजहां के समय की क्या बात करता है? शाहजहां के समय की शिक्षा में, शिक्षा प्रणाली में जो दोष थे, तत्कालीन जो दोष थे या जो प्रॉब्लम थी, उसका इसने क्या किया है? विस्तार से चर्चा किया है और कहता है कि लोग गरीब थे, निर्धन थे। वो शाहजहां के बारे में या शाहजहां के समय के विषय में बताता है। बर्नियर कहता है, बर्नियर कहता है कि लोग यहाँ पर क्या थे? गरीब थे, निर्धन थे और अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा देने में असमर्थ थे। वो यानी अपने बच्चों को माने हायर एजुकेशन में भेजने के लिए समर्थ नहीं थे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ केवल प्राइमरी एजुकेशन मिलता था शाहजहां के समय। शाहजहां के समय अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, तभी तो सिंहस्पा और थ्रीअस्पा आया था। ठीक है, तो बर्नियर कहता है कि नहीं, इनके शाहजहां के समय जो है लोगों में निर्धनता थी, लोग हायर एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे थे। ठीक है, और इसके बाद वो कहता है कि उच्च शिक्षा के लिए कोई प्रोत्साहन भी राज्य की तरफ से नहीं था। यानी वो साफ साफ बर्नियर कहता है कि भाई शाहजहां की तरफ से हायर एजुकेशन के लिए कोई प्रोत्साहन भी नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, कोई जो है अपनी तरफ से, राज्य की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं था। ठीक, दूसरी चीज ये, वो ये भी बताता है कि वो ये भी बताता है कि शाहजहां का मदरसा और मस्जिद के निर्माण में मतलब रुचि तो थी, लेकिन राज्य की तरफ से, अपनी तरफ से कोई फंड या कोई ऐसा कल्याणकारी कार्य नहीं किया गया जिसकी वजह से गरीब के बच्चे भी पढ़ सके। ठीक है, हालांकि दूसरा जो इटालियन यात्री है जिसका नाम है डेलावले, ठीक है, तो डेलावले जो है वो बर्नियर के एकदम विपरीत बताता है। ठीक है, डेलावले जो है वो बर्नियर के एकदम विपरीत बताता है, और ये कहाँ का है? इटली का है। ठीक है, तो ये एकदम जस्ट अपोजिट बोलता है शाहजहां के बारे में। डिलावले क्या कहता है? डिलावले कहता है कि ग्रामीण विद्यालयों, ठीक है, और उसके द्वारा जो शिक्षा प्रणाली संचालित की जा रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, वह बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि शाहजहां के समय की ग्रामीण शिक्षा प्रणाली का उल्लेख कौन करता है? तो शाहजहां के समय की ग्रामीण शिक्षा प्रणाली, ग्रामीण शिक्षा प्रणाली का उल्लेख कौन करता है? डेलावले। उसका एकदम सजीव चित्रण करता है। ठीक है, डेलावले जो है इसका क्या करता है? एकदम सजीव चित्रण करता है। ठीक, तो यहां पर अगर ये बताता है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन पैटर्न प्रचलन में था, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, शिक्षा का विकास जो है वह शाहजहां के समय नहीं था? ठीक है, अच्छा, शाहजहां बच्चों, अब आइए जरा प्रूफ पे चलते हैं, क्योंकि प्रमाणों के आधार पर ही तो हम डिस्कस करेंगे कि व्यवस्था थी कि नहीं थी। आपको पता है दिल्ली में जामा मस्जिद बनाया था बच्चों किसने? शाहजहां ने। शाहजहां द्वारा लाल किले के सामने एकदम जो है, लाल किला भी शाहजहां ने बनाया है। तो शाहजहां ने लाल किले के सामने, लाल किले के सामने, ठीक है, शाहजहां ने लाल किले के सामने, ठीक, लाल किले के सामने जो है इसने जो है जामी मस्जिद का निर्माण किया था। जामी मस्जिद का निर्माण किया, और इसी जामी मस्जिद के बगल में शाहजहां ने मदरसा बनाया। ठीक है, यानी यहाँ पर मदरसा निर्माण करने का क्या मतलब है? तो मदरसा निर्माण करने का मतलब हुआ कि शाहजहां एजुकेशन सिस्टम को आगे प्रमोट करना चाह रहा है, तभी तो मदरसा यहाँ पर बनाया। ठीक है, और कहते हैं कि दारुल बका नामक मदरसे की मरम्मत भी शाहजहां ने कराया, जो दिल्ली में ही है। तो एक तो मदरसा ये बना रहा जामी मस्जिद के बगल में, ठीक है, और दूसरा दारुल बका, ठीक है, दूसरा जो है दारुल बका नामक मदरसा, ठीक है, दारुल बका मदरसा का निर्माण भी किया। दारुल बका मदरसा निर्माण भी शाहजहां द्वारा बच्चों किया गया। यह मदरसा भी किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। ठीक है, तो अब कहीं न कहीं इस बात का प्रमाणीकरण हो रहा है कि शाहजहां ने भी एजुकेशन पैटर्न में बच्चों रुचि दिखाया था।
और माना जाता है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर शाहजहां जो है स्वयं जो है तुर्की भाषा में पारंगत था। ये खुद बच्चों आपके तुर्की भाषा का बेहतरीन जानकार था अपने पिता जहांगीर की तरह, ठीक है। इसे स्वयं जो है तुर्की भाषा का बेहतरीन ज्ञान था, ठीक है। एक ज्ञान होना होता है, एक होता है किसी चीज में पारंगत होना। तो शाहजहां यह इस चीज में बच्चों क्या था, पारंगत था, ठीक। दूसरी चीज ये कि माना जाता है कि शाहजहां के कार्यकाल में ही, जब शाहजहां मुगल बादशाह थे, उसी समय गणित का एक बड़ा महान विद्वान था जिसका नाम था मुल्ला फरीद, ठीक है। मुल्ला फरीद ने एक बड़ा अच्छा योगदान दिया था। इन्होंने नक्षत्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, ठीक है। शाहजहां के समय के ही थे ये। शाहजहां शाहजहां के समय मुल्ला फरीद, शाहजहां के समय मुल्ला फरीद थे बच्चों। और मुल्ला फरीद साहब ने क्या किया था, इन्होंने एक नक्षत्रों की श्रृंखला बनाई थी। ये गणित के ज्ञाता थे, गणित के ज्ञाता थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, नक्षत्रों की श्रृंखला का निर्माण किया था, ठीक है। इन्होंने नक्षत्रों की श्रृंखला का क्या किया था, निर्माण किया था, ठीक है। इसके समय, शाहजहां के समय। और माना जाता है, जिसे खगोलीय चार्ट भी कहते हैं, इसी को आप जो है खगोलीय चार्ट कहते हैं। खगोलीय चार्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। खगोलीय चार्ट बोला जाता है जिसका निर्माण जो है मुल्ला फरीद के द्वारा किया गया, जो गणित के विज्ञान माने गणित के ज्ञाता थे। एक तरफ आप इनको खगोलज्ञ भी कह सकते हैं, चूंकि खगोल के क्षेत्र में ये खगोलीय चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा बच्चों माना जाता है कि इस तालिका में बाद में संशोधन किया गया, ठीक है। और बाद में संशोधन करके इसका एक नया नाम दिया गया, और वह नाम है जिज ए शाहजहानी। यानी इसको कहते हैं ना, पहले बादशाह लोग यही करते थे, काम तुम करो, श्रेय खुद ले जाते थे। तो इसका बाद में नामकरण कर दिया गया जिज ए शाहजहानी, जिज ए शाहजहानी, ठीक है। बाद में यह नामकरण हो गया जिज ए शाहजहानी, ठीक है। तो बाद में इसका सारा श्रेय कौन ले गया, शाहजहां ले गया। सारा श्रेय बच्चों कौन ले गया, शाहजहां ले गया, ठीक है। लेकिन क्या केवल एक मुल्ला फरीद ही था शाहजहां के समय? नहीं, शाहजहां के समय कुछ हिंदू विद्वान भी थे। एक सबसे बड़ा नाम बच्चों उसमें चंद्रभान ब्राह्मण का है। चंद्रभान ब्राह्मण हो गए, अब्दुल हकीम सियालकोटी हो गए, ठीक है। और काजी मोहम्मद, जो इतिहासकार थे शाहजहां के समय के, ठीक है भाई, उनका नाम भी तो लेना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ही शाहजहां के समकालीन इतिहास का निर्माण किया। तो देखिए, इसमें दो नाम जो है, अगर आप कहें कि भाई शाहजहां के समय के विद्वान की बात करें, जैसे अकबर के समय के कुछ नाम मैंने आपको लिखे थे, तो शाहजहां के समय के विद्वानों के नाम की अगर चर्चा की जाए तो उसमें जो नाम आता है, ठीक है, वो नाम क्या है? वो नाम क्या है? तो वो है, देखिए यहाँ पे, हाँ एक मिनट बच्चों, दो एक मिनट थोड़ा सा, हाँ मैंने बात किया। तो पहला नाम मैंने बताया चंद्रभान ब्राह्मण का, ठीक है, चंद्रभान ब्राह्मण। और आपके बच्चों हकीम सियालकोटी, अब्दुल हकीम सियालकोटी, तो दो नाम है, ठीक है। इन दोनों नामों को ध्यान रखिएगा। एक आपके चंद्रभान ब्राह्मण, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में कुछ और आ जाता है, ठीक है। चंद्रभान ब्राह्मण हो गए, और अब्दुल काजिम, अब्दुल काजिम शियालकोटी, अब्दुल काजिम शियालकोटी, ये ज्यादा मुख्य थे बच्चों, ठीक है। ये तो आपके मुख्य रहे, ठीक। लेकिन इनके अतिरिक्त भी
सॉरी, एक और नाम है बच्चों जिनका नाम है मुल्ला मोहम्मद काजिम, ठीक, जिनको शाहजहां के समय संरक्षण दिया गया। और मुल्ला मोहम्मद काजिम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही इतिहासकार है बच्चों, मुल्ला मोहम्मद काजिम, मुल्ला मोहम्मद काजिम, ठीक है, ये क्या है मुल्ला मोहम्मद काजिम। तो मुल्ला मोहम्मद काजिम क्या हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, मुल्ला मोहम्मद काजिम जो है ये हिस्टोरियंस हैं। अकबर माने शाहजहां के समय का इतिहास बच्चों इन्होंने ही लिखा। शाहजहां के समय जो आपके चंद्रभान ब्राह्मण है बच्चों, चंद्रभान ब्राह्मण ने क्या किया था, फारसी में इन्होंने साहित्य का निर्माण किया था, ठीक है, फारसी भाषा में चंद्रभान ब्राह्मण ने साहित्य का निर्माण किया था। और साथ साथ बच्चों ये पहला हिंदू था, ठीक है, जिसने फारसी भाषा में क्या किया, लेखन कार्य किया। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसने सबसे पहला हिंदू था जिसने फारसी भाषा में लेखन कार्य किया, ठीक है, जो किसका समकालीन है, शाहजहां का समकालीन है। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक भाषा की शिक्षा को प्रमोशन मिला हो, ठीक है, यहाँ पर बाकी भाषाओं को या हिंदी संस्कृत भाषा को भी क्या मिला, प्रमोशन मिला। हालांकि हिंदी का भी उतना ज्यादा प्रचार बच्चों नहीं है, ठीक है। और माना जाता है कि चंद्रभान ब्राह्मण की एक किताब थी जो है मनसाते ब्राह्मण, ठीक है, जिसे स्कूल के पाठ्यक्रमों में शाहजहां के समय क्या किया गया था, शामिल किया गया था। उसका नाम था बच्चों मनसाते ब्राह्मण, ठीक है। तो जो इनकी किताब है जिसे एजुकेशन पैटर्न में शामिल किया गया था, मनसाते ब्राह्मण, मनसाते ब्राह्मण, ठीक है। तो ये इनकी बुक का नाम है जिसे शाहजहां अपने समय जो है क्या करता है, एजुकेशन पैटर्न में शामिल करता है, अपने पाठ्यक्रम में बच्चों को सिखाता है, ठीक। तो ये तो रही चलो शाहजहां के समय तक की चर्चा, ठीक है। अब आते हैं शाहजहां के नंबर 3 के बेटे जिनका नाम है औरंगजेब यानी जिंदा पीर, ठीक है, शाही दरवेश, ठीक। जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से इतना ईमानदार कोई बादशाह हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन इतना कट्टर भी कोई नहीं हुआ जिसकी वजह से आप इसको जिंदा पीर कहते हैं, ठीक है। तो बात अगर हम औरंगजेब की करें बच्चों, तो औरंगजेब तो पूरी बात है, आपको क्लियर है कि ये हिंदू विरोधी नीतियों के लिए जाना जाता है। तो आप सोचिए कि जब आप हिंदू मंदिरों को या हिंदू संस्थानों को आप नष्ट करोगे तो सीधी सी बात है हिंदू शिक्षा को प्रमोशन तो करोगे नहीं। और औरंगजेब के विषय में कहा जाता है कि औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों और शिक्षण संस्थानों को नष्ट किया, ठीक है, ध्वस्त कर दिया। और उनके स्थान पर क्या बनाया, मस्जिद बनाया, ठीक है, यानी मकतब बनाया, मदरसे बनाया, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, अपने लिए तो वो प्रमोशन कर ही रहा है, यानी फारसी शिक्षा या इस्लामिक शिक्षा को वो क्या कर रहा है, प्रमोट तो कर रहा है ना भाई। औरंगजेब जो है, औरंगजेब इसने क्या किया, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, हिंदू मंदिर और मठों को नष्ट किया। इसने मठों को क्या किया, नष्ट किया। और इनको नष्ट करने के बाद इसने यहां पर क्या बनाए, इसने बनाए बच्चों मकतब, मकतब और मदरसा का निर्माण कराया। मकतब और मदरसा का क्या करता है, निर्माण कराता है। तो हिंदू शिक्षण संस्थान की स्थापना तो भाई औरंगजेब करेगा नहीं, औरंगजेब जो है क्या करेगा, वो हमेशा इस्लामिक शिक्षा को प्रमोट करेगा। माना जाता है कि बच्चों मैंने अपने समय इसने क्या किया था, ठीक है, इसने मस्जिदों में खुतबा पढ़ने वालों की नियुक्ति की, मस्जिदों को शिक्षा का क्या बनाया, केंद्र बनाया, ठीक है। और जो प्रांतीय दीवान थे, दीवान माने फाइनेंस मिनिस्टर, जो प्रांतों के दीवान थे, उनको आदेश औरंगजेब ने दिया था कि भाई जितने भी छात्र हैं, ठीक है, उनको राजकोष से उनको आर्थिक सहायता की जाए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रांतीय दीवानों को ऐसा आदेश देने वाला औरंगजेब ही था। जो प्रांतीय फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्रांतीय जो दीवान थे, प्रांतीय दीवानों को आदेश था, आदेश था कि विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों को राजकोष से आर्थिक मदद दी जाए, विद्यार्थियों को राजकोष से आर्थिक मदद मिले, विद्यार्थियों को राजकोष से क्या मिले, आर्थिक मदद मिले, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा जो है, ठीक, कि विद्यार्थियों को राजकोष से आर्थिक मदद मिले। और माना जाता है कि गुजरात में बच्चों, ठीक है, गुजरात और अवध जो दो ऐसे पिछड़े जो प्रांत थे शिक्षा में, उसके प्रसार के लिए यहाँ पर औरंगजेब ने विशेष जो है क्या किया था, प्रोविजन किया था।
ऐसा नहीं है कि हिंदू शिक्षा के लिए किया, नहीं, इस्लामिक शिक्षा के लिए किया था। तो दो स्टेट थे उसमें, एक अवध और दूसरा गुजरात। अवध एवं गुजरात के लिए, अवध एवं गुजरात जैसे पिछड़े राज्यों में शिक्षा के विकास का विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, शिक्षा के विकास का इसने क्या किया, विशेष प्रावधान किया। ठीक, शिक्षा के विकास का बच्चों क्या करता है, विशेष प्रोविजन करता है दोनों जगह पे। और साथ साथ जो है 1678 में जो है इसने बच्चों गुजरात में जो एक बहेरा संप्रदाय है, ठीक है, औरंगजेब ने गुजरात के बहेरा संप्रदाय के लोगों को, ठीक है, शिक्षा देने के लिए सरकार की तरफ से अध्यापक नियुक्त किया था बच्चों। ठीक है, इसने गवर्नमेंट मैंने अपनी तरफ से जो है बहेरा संप्रदाय जो केवल गुजरात में रहता था और ये बड़े एजुकेटेड होते थे, ठीक है, तो बहेरा संप्रदाय के लोगों को अपने यहाँ क्या करता है, अध्यापक के पद पर नियुक्त करता है। गुजरात के बहेरा संप्रदाय के लोगों को बहेरा संप्रदाय के लोगों को अध्यापक पद पर नियुक्त किया। ठीक है, अध्यापक पद पर इन्होंने क्या किया, नियुक्त किया। ठीक है, और ये अच्छी बात है बच्चों, इसका मतलब है कि भाई अपनी शिक्षा के बारे में तो आप सोच ही रहे हो। ऐसा नहीं है इस्लामिक शिक्षा के विषय में नहीं सोच रहे हो, इस्लामिक शिक्षा के प्रमोशन के बारे में तो आप सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये बच्चों कहते हैं मिराते अहमदी, एक रचना है मिराते अहमदी, उसमें कहा गया है कि गुजरात के सद्र जिनका नाम था अकरा मुनीह खां, उनको अहमदाबाद में एक मदरसा बनाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो दूसरी चीज ये कि भाई औरंगजेब न केवल अपने द्वारा बल्कि जो राज्य के अधिकारी हैं उनको भी इस बात के लिए प्रमोट कर रहा था कि आप एजुकेशन सिस्टम को क्या करो, आगे बढ़ाओ। ठीक है, और माना जाता है कि औरंगजेब स्वयं जो है 2 गांव की इनकम, ठीक है, 2 गांव की इनकम बच्चों उसने अनुदान दी थी। किस लिए, जो गरीब जो बच्चे थे, योग्य विद्यार्थी जो थे, ताकि उनको 2 रुपए पर डे क्या मिल सके, हिसाब से उनको भुगतान हो सके। तो अपने अपने कौम के लिए, अपने वर्ग समुदाय के लिए औरंगजेब कहाँ पीछे है भाई, अपने लिए तो काम कर ही रहा है। देखिए, किताब का नाम एक बार नोट कर लीजिएगा इसको, मिराते अहमदी, जिससे इनके समय की शिक्षा की जानकारी मिलती है, मिराते अहमदी। तो मिराते अहमदी किताब में 2 बातें हैं, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है, एक तो ये कहा गया कि औरंगजेब जो है, औरंगजेब औरंगजेब स्वयं 2 गांव का अनुदान, ठीक है, 2 गांव का अनुदान जो है निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों के लिए, ध्यान दीजिएगा दोनों चीजें हैं, निर्धन एवं योग्य, गरीब हो और योग्य हो, निर्धन एवं योग्य विद्यार्थियों के लिए दिया। ठीक है, ताकि उनको 2 रुपए प्रतिदिन, ठीक है बच्चों, हालांकि 2 रुपए बहुत होता है, ठीक है, मेरे समझ में तो जहां तक आ रहा है कि 2 रुपए उस दिन बहुत था, 2 रुपए का वजीफा हर बच्चे को मिल सके, ये बात इन्होंने बच्चों किया था। अगर आपसे ये पूछेगा कि भाई वो गांव कौन से, हालांकि ऐसा पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रखना है तो सबाली और शोंद्राह 2 गांव थे। गांव गांव जो दोनों थे उनका नाम था सबालीह और शुंद्राह, शबालीह और शुंद्राह, ये 2 गांव थे, सबालीह और शुंद्रा, ये 2 गांव थे बच्चों, 2 रुपए प्रतिदिन वजीफा। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जो इनका अहमदाबाद का जो इनका जो वजीर था बच्चों, ठीक है, जिसका नाम था अकरम मुनी खां, ठीक, उसने भी अहमदाबाद में क्या किया था, मदरसा बनाया था, अकरम मुनी खां।
अकरम मुनी खां अहमदाबाद में क्या करता है? मदरसा बनाता है। ठीक, चलिए ये तो रही बच्चों आपके इनके समय की बच्चों औरंगजेब के समय की बात। ठीक, कुछ और भी विशिष्ट बातें कर लें, लेकिन एक चीज अभी औरंगजेब के विषय में छूट गई है जिसको नहीं बता पाया मैं। कहते हैं कि दिल्ली में बच्चों प्रसिद्ध मदरसा है, मदरसा रहमिया, ठीक है, जिसकी स्थापना औरंगजेब के समय होती है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जो मदरसा रहमिया बच्चों बना है, ठीक है, ये हदीस और टीकाओं का प्रसिद्ध केंद्र था। यहां पर क्या होता था, हदीस जो धार्मिक ग्रंथ है वो लिखा जाता था, और जितने भी अन्य ग्रंथ होते उस पर टीका लिखी जाती थी। तो ये बड़ा स्पेशल है बच्चों, ध्यान रखना, मदरसा रहमिया, ठीक है, ये दिल्ली में ही बना था और उस समय औरंगजेब का ही शासन था। मदरसा रहमिया, मदरसा रहमिया, ठीक है, ये आपके दिल्ली में है। कहां पे है? दिल्ली में। ये प्रसिद्ध किस लिए था? प्रसिद्ध ये दो चीजों के लिए था। इसकी जो प्रसिद्धि है, ठीक है, वो दो चीजों के लिए है। एक, टीका लिखने के लिए, टीका लिखने के लिए, और दूसरा जो है, एक तो टीका लिखने के लिए, दूसरा जो है, दूसरा कि यहां पर जो है हदीस लिखी जाती थी, हदीस लिखना। ठीक है, दो चीजों के लिए बच्चों ये क्या था, फेमस था। और इसका निर्माण औरंगजेब के ही कार्यकाल में होता है। औरंगजेब के समय जो है एक और थी बच्चों जिसका नाम है, कहते हैं कि शेख मुली हब्बा इलाहाबादी। ठीक है, तो शेख मुली हब्बा इलाहाबादी जो है, इनके ये बच्चों दारा शिकोह के बड़े नजदीक थे। दारा शिकोह जो औरंगजेब का कट्टर दुश्मन है, या औरंगजेब जिसको अपना परंपरागत दुश्मन मानता है, क्योंकि वंशानुगत रूप से दारा शिकोह ही उत्तराधिकारी था। हालांकि औरंगजेब ने क्या किया, आपकी जो चगताई परंपरा थी उसका उल्लंघन किया, और उल्लंघन करके स्वयं गद्दी लिया, जबकि तीसरे स्थान पर था। यानी पुत्र के क्रम में जो है ये क्या है, तीसरे क्रम पे है। ठीक, तो माना जाता है कि जो शेख मुली सॉरी शेख मुहिबुल्ला, शेख मुहिबुल्ला बच्चों जो परंपरागत भक्त है किसका, दारा शिकोह का। तो शेख मुहिबुल्ला, पूरा नाम इनका है शेख मुहिबुल्ला इलाहाबादी, ये पूरी तरह से भक्त थे किसके, दारा शिकोह के। लेकिन जब दारा शिकोह की हत्या हो गई, ठीक है, हालांकि शुरू में जो है ये औरंगजेब का क्या होगा, विरोधी होगा, क्योंकि कट्टर इस्लाम के प्रति जो है इलाहाबादी का बच्चों रुझान नहीं था। तो प्रारंभ में, ठीक है, कि औरंगजेब उसका विरोधी और वह औरंगजेब का विरोधी, क्योंकि वो दारा शिकोह का क्या है, समर्थक था। लेकिन जब दारा शिकोह की मृत्यु हो जाती है बच्चों, उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया कि शेख मुहिबुल्ला इलाहाबादी की किताब थी जिसका नाम था बच्चों तस्विया, ठीक है, उस तस्विया किताब में दिए गए विचारों से ये सहमत नहीं था। कौन? औरंगजेब। ठीक है, तो क्या करता है, अच्छा नाम नोट करते चलिएगा नहीं भूल जाओगे, ठीक है, और मैं भी बड़ी मेहनत से याद रखता हूं। ठीक, तो देखिए शेख मुहिबुल्ला इलाहाबादी, ठीक है, इनके नाम को केवल ध्यान रखिए, यहां लिख लीजिए बस, शेख मुहिबुल्ला इलाहाबादी, ये बड़े टफ नाम है। ठीक है, अब इनकी जो किताब है उस किताब का नाम है तबशिया। इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है, तबशिया। तो ये जो किताब है इनकी, इस किताब से औरंगजेब जो है सहमत नहीं था। पहले तो इन्हीं से नहीं सहमत था, भाई ये दारा शिकोह के क्या थे, फॉलोवर थे, समर्थक थे, औरंगजेब के विरोधी थे। लेकिन जब दारा शिकोह की मृत्यु होती है और दिल्ली में भरे चौराहे पर दारा शिकोह की हत्या करता है काफिर कह के औरंगजेब, तो अब जो उसके फॉलोवर थे उनके बुरे दिन आने निश्चित थे। उसमें एक नाम आता है आपके मुहिबुल्ला इलाहाबादी का। इनकी किताब तस्विया से जो है वो क्या था, सहमत नहीं था। क्यों सहमत नहीं था? क्योंकि शेख की मृत्यु हो चुकी, अब तो भाई ये जो शेख थे इलाहाबादी ये मर चुके थे, ठीक है, और इनके मरने के बाद वह इस किताब को परिवर्तित करना चाहता था, ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ पर एक शिष्य था जिसका नाम था शेख मोहम्मद, जो इन्हीं का क्या है, शिष्य है, इन्हीं का शिष्य है शेख मोहम्मद। उसको औरंगजेब ने क्या किया, बुलाया, और बुलाया भाई, कहा देखो तुम्हारे गुरु तो मर चुके हैं, लेकिन जो किताब उन्होंने तपस्या लिखी है उस किताब से हम, या उसमें दी गई बातों से हम परिचित नहीं, माने सहमत नहीं है। इसलिए तुम ऐसा करो कि ये जो किताब है, ठीक है, इसको आप क्या करो, इसको जो है पूरी तरह से रूपांतरित करो, इसे बदलो, ठीक है। और कहा कि क्यों ना हम इस पुस्तक को क्या करें, जला दे, ठीक है, या तो तुम बदल दो
या तो हम इस पुस्तक को जला दें, क्योंकि इसमें दिए गए जो उदारवादी थॉट हैं, जो उदारवादी विचार हैं, जो दारासिकों के काफी नजदीक हैं, तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो इसको सुधारो या तो इसको जला दो, ठीक है। और अंततः जो है इसे क्या किया गया, जलाया गया। तो तवसिया किताब को जो है औरंगजेब ने बच्चों अपने समय क्या किया था, जलवा दिया था। और माना जाता है कि जो शेख मोहम्मद जला, हालांकि जो शेख हबीबुल्ला, जो मुहिबुल्ला इलाहाबादी का शिष्य है, तो जितना गुरु में घमंड था, ज्ञान जिसके पास होता है बच्चों, घमंड उसको होता ही होता है। तो कहते हैं कि शेख मुहिबुल्ला कभी औरंगजेब के सामने झुका नहीं, और वही चीज उसका शिष्य शेख मोहम्मद भी औरंगजेब के सामने बच्चों क्या रहा, निडर रहा, और उसने रूपांतरित करने से मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो यहां पर उसकी किताब को क्या किया गया, जला दिया गया। और माना जाता है कि सम्राट ने बच्चों अब ये एक नियम बना दिया कि भाई शिक्षा वही होगी जो मैं चाहूंगा, और शिक्षा जो है वो क्या होगी, मातृभाषा में होगी, ठीक है। औरंगजेब का फरमान आया कि शिक्षा क्या होगी, मातृभाषा में होगी, ठीक है। तो मातृभाषा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि मातृभाषा में शिक्षा देने का, ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा देने का आदेश जो है वो किसने दिया था, तो वह औरंगजेब ने दिया था बच्चों, ठीक है। वह किसने दिया था, औरंगजेब ने दिया था। तो मातृभाषा में शिक्षा देने का, और इन्होंने कहा था कि भाई 10 से 12 वर्ष तक हर बच्चे को अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन जो है विद्यार्थी हमेशा अरबी और फारसी भाषा में करे। तो इनके लिए मातृभाषा क्या थी, अरबी और फारसी। तो ये तो रही बच्चों इनके समय तक की चीजें, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा अतिरिक्त बातें कर लेते हैं कि मुगल सल्तनत में, ये तो हमने बादशाहों के समय के डेवलपमेंट को देख लिया। अब थोड़ा सा बच्चों कुछ और फैक्चुअल जानकारी ले लेते हैं। देखिए, कहते हैं औरंगजेब के समय जो किताबें बच्चों लिखी गई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण किताब थी खुलासत उल मकतब, ठीक है। ये औरंगजेब के समय की लिखी गई किताब है, जो इतिहास के लिए काफी प्रसिद्ध है, खुलासतुल मकतब, ठीक है। काफी फेमस किताब है, इसको ध्यान रखिएगा। खुलासतुल मकतब औरंगजेब के समय लिखी गई थी, और मध्यकाल में जो शिक्षा के विषय है यानी पाठ्यक्रम जो है वो इस किताब में दिए गए हैं, ठीक है। औरंगजेब के ही समय बच्चों आपको बताएं कि लखनऊ में जो है एक मुल्ला निजामुद्दीन थे, ठीक है। उन्होंने भी एक मदरसे का निर्माण किया था जिसे दर्रा-ए-निजामी कहते हैं, ठीक है। लखनऊ के जो ये थे, ठीक, इन्होंने, निजामुद्दीन साहब ने दर्रा-ए-निजामी नामक मदरसा बनाया था लखनऊ में। दर्रा-ए-निजामी, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगा। दर्रा-ए-निजामी ये मदरसा कहाँ था, लखनऊ में बच्चों, औरंगजेब के समय ही बना था, ठीक है। कहाँ पर बना था, तो लखनऊ में बना था दर्रा-ए-निजामी, औरंगजेब के समय ही। लेकिन लखनऊ क्या है, प्रांत है, राजधानी तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दर्रा-ए-निजामी बच्चों बना था, और इसमें टोटल 11 विषय पढ़ाए जाते थे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इस मदरसे में टोटल जो है 11 विषयों का क्या होता था, ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। टोटल 11 विषयों का ज्ञान इसमें लोगों को दिया जाता था। शिक्षा केंद्र के तौर पर मुगल काल में कौन कौन से स्थान बच्चों फेमस रहे, तो अगर आप देखें तो अलग अलग बादशाहों के समय अलग अलग शिक्षा केंद्र जो है फेमस हुए, ठीक है। जब आप बात करते हैं बच्चों हुमायूं के समय की, तो हुमायूं के समय आपको जौनपुर दिखाई देगा। हुमायूं के समय क्या है, जौनपुर है शिक्षा केंद्र के रूप में, ठीक है। लेकिन जब आप आते हैं बच्चों अकबर के समय, तो अकबर के समय आप देखेंगे तो अकबर के समय आगरा है आपका, फतेहपुर सिकरी है, आगरा और फतेहपुर सिकरी। लेकिन क्या यही दो केंद्र थे अकबर के समय बच्चों, नहीं, ठीक है। माना जाता है कि अकबर के समय बच्चों शिक्षा केंद्र के रूप में फतेहपुर सिकरी और आगरा आगरा इसलिए डेवलप हुए क्योंकि ये क्या थे, राजधानी थे। फतेहपुर सिकरी बच्चों उसकी क्या थी, राजधानी थी। इसलिए आगरा को जो है शिक्षा के केंद्र का सबसे सुनहरा युग माना जाता है अकबर के समय का। शिक्षा केंद्र में सबसे सुनहरा युग अकबर के टाइम पीरियड में ही रहा बच्चों आगरा में। और यहाँ पर दस्तकारी का ज्ञान बड़ी तेजी से फैला, और आज भी उसका इम्पैक्ट दिखता है। आज भी आप देखेंगे तो यहाँ के लोग जो है दस्तकारी में बच्चों बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध हैं, ठीक। जहां तक फतेहपुर सिकरी की बात करें बच्चों, तो फतेहपुर सिकरी में भी काफी विकास हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये दो ही केंद्र अकबर के समय शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुए, और भी बच्चों बहुत सारे केंद्र विकसित हुए, जैसे हैदराबाद, अहमदाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। ध्यान दीजिएगा, अकबर के समय हैदराबाद हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद,
ठीक है। ये भी शिक्षा के केंद्र के तौर पर अकबर के समय क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इसमें आप बीजापुर और मुल्तान जालंधर को भी रख सकते हैं, हालांकि वो सेकेंडरी थे। ठीक है, बीजापुर को भी आप रख सकते हैं, बीजापुर तो दक्षिण में था, औरंगजेब इनके अधीन तो था नहीं। ठीक है, लेकिन ये शिक्षा का केंद्र था उस समय। पंजाब का जालंधर हो गया। ठीक है, ये भी शिक्षा के केंद्र के तौर पर जो है अकबर के समय क्या होते हैं, फेमस होते हैं। और ज्यादातर अकबर के समय जो शिक्षा रही वो वैज्ञानिक पद्धति पे रही। लेकिन हाँ, लड़कियों के लिए जो है, अगर हम बात करें बच्चों, तो लड़कियों को बाहर शिक्षा की अनुमति तो थी नहीं। तो लड़कियों के लिए स्पेशली जो पाठ्यक्रम होता था वो धार्मिक पुस्तकें सिखाई जाती थी और होम साइंस। ठीक है, आज भी लड़कियां होम साइंस बहुत पसंद करती हैं। ठीक है, तो लड़कियों के लिए जो है दो शिक्षा का प्रावधान था। एक, धार्मिक ज्ञान इनको दो कि नैतिक हो जाएं, धार्मिक ज्ञान लेंगी तो इनमें नैतिकता आएगी, सारा नैतिकता का दारोमदार इन्हीं के ऊपर होगा। ठीक है, और दूसरा जो है इन्हें गृह विज्ञान की शिक्षा दो ताकि खाना पीना बनाना अच्छे से सीख जाए। होम साइंस बच्चों, गृह विज्ञान का ज्ञान आज भी बच्चियां जो है या महिलाएं जो है इसका क्या करती हैं, ज्ञान लेती हैं। माना जाता है कि 16वीं सदी में बच्चों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चंडी मंगल। ठीक है, माफ करिएगा, चंडी मंगल तो किताब का नाम है। ठीक है, उसके लेखक थे मुकुंद राम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चंडी मंगल एक किताब है, औरंगजेब के मैंने अकबर के समय की है। ठीक है, चंडी मंगम। ठीक है, तो ये किताब है, ठीक, जिसके लेखक हुआ करते थे मुकुंद राम। ठीक, इस किताब की बात यह है, इसमें हिंदू शिक्षा नारी के विषय में जानकारी मिलती कि हिंदू समाज में जो एजुकेशन था उनकी क्या सिस्टम थी, क्या व्यवस्था थी। ठीक है, तो यहां पर जो मुकुंद राम साहब ने जो किताब लिखी है, इस किताब से हमें, ठीक है, हिंदू समाज की नारी शिक्षा की जानकारी मिलती है। हिंदू समाज की नारी शिक्षा की जानकारी। ठीक है, हिंदू समाज की नारी शिक्षा की बच्चों जानकारी यहाँ पे मिलती है। और माना जाता है कि हिंदू समाज की जो महिलाएं होती थी बच्चों, घर के अंदर ही शिक्षा लेती थी। उनको भी पढ़ने लिखने की अनुमति तो थी लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं थी। ठीक है, और एक विद्यालंकार नाम की एक महिला थी बच्चों। ठीक है, उनका नाम था हति विद्यालंकार। उनका नाम क्या है, हति विद्यालंकार। हति विद्यालंकार ये महिला का नाम है, हिंदू समाज की महिला है हति विद्यालंकार। इनके विषय में कहा जाता है कि ये बंगाल और बिहार में जाकर इन्होंने अध्यापिका की भूमिका निभाई थी। ये टीचर थी बच्चों, बंगाल एवं बिहार दो जगह जो है इन्होंने अध्यापिका की भूमिका निभाई। ठीक है, तो हालांकि एक एग्जाम्पल से हम ये सार्वजनिक नहीं मान सकते कि नहीं महिलाओं को पूरी तरह शिक्षा का अधिकार दिया गया था। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसे विशिष्ट नाम जो है हति विद्यालंकार जैसे बच्चों हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। और इनके आधार पर आप हम कह सकते हैं कि नहीं, कुछ महिलाएं भी थी जिनको शिक्षा के अधिकार क्या थे, प्राप्त थे। और माना जाता है कि स्त्रियां, कुछ स्त्रियों को साहित्य और संगीत का ज्ञान भी दिया गया था। ऐसा नहीं केवल दो ही विषय था, इन्हें साहित्य और संगीत की भी शिक्षा लेने की अनुमति थी। ठीक है, तो ये भी इनके विषय क्रम में शामिल है। ऐसा नहीं है कि केवल होम साइंस और यही जो है इनको सिखाया जाता था। ठीक है, और बाद में एक विदेशी यात्री आता है बच्चों जिसका नाम है मैकनिकोल, मार्गरेट मैकनिकोल। तो मार्गरेट मैकनिकोल ने भारत में स्त्री शिक्षा पर रिसर्च ने अपना विवरण दिया था, मार्गरेट ने। और उनकी जो किताब है उसका नाम है पोएम्स बॉन्ड इंडियन वीमेन। ठीक, तो पोएम्स ऑड इंडियन वीमेन जो किताब इन्होंने लिखा है, ठीक है, मार्गरेट ने, उस किताब में बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में जो महिला है वो घर के अंदर की क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, उससे पूरी तरह से शिक्षा का अधिकार नहीं था। लेकिन बहुत सारी तत्कालीन महिलाओं की रचनाओं को जो है उन्होंने अपनी इस किताब में समेटने की कोशिश किया है, पोएम्स बॉन्ड इंडियन वीमेन्स। ठीक है, तो इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, पोएम्स बॉन्ड इंडियन वीमेन, ये किताब का नाम है। ठीक है, इसकी किताब है मार्गरेट की। ठीक, तो बच्चों आज सभा का विसर्जन यहीं तक हो पाएगा। ठीक, क्योंकि प्रयास तो ये था कि आपके संगीत को भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, वहां तक बच्चों नहीं पहुंच पाए। ठीक है, कुछ छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, जैसे शाहजहां के समय के, शाहजहां के बारे में कहा जाता है उसने अपनी बेटियों के लिए शिक्षा व्यवस्था की थी। उसने
अनुतमामा एक औरत थी जिसको नियुक्त किया था अपनी बेटियों को एजुकेशन देने के लिए, ठीक है, अनुतमामा, ठीक, शाहजहां ने ऐसा किया था, ठीक है। तो अतु अतु नमामा जो औरत थी, मतलब वो औरत नहीं, अध्यापिका थी शाहजहां के समय की, वो राजमहल के अंदर जो है फारसी में शिक्षा देती थी, जो शाहजहां के बेटे थे बच्चों उनको देती थी, ठीक है। और बाकी जो है बच्चों जो चीजें रह गई हैं, हालांकि एजुकेशन पैटर्न में तो हमने लगभग सारी चीजें बता दिया है, ठीक है। कुछ अगर रह गई तो उसको हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू जो है समझ लेंगे, ठीक। हाँ, अकबर के रोल को स्त्री शिक्षा में थोड़ा ध्यान रखिएगा। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बच्चों एक बालिका विद्यालय बनाया था। अकबर जो है फतेहपुर सिकरी में बालिका विद्यालय की स्थापना किया था, ये ध्यान रखिएगा, बालिका विद्यालय फतेहपुर सिकरी, लेकिन ये फतेहपुर सिकरी के अंदर था, ठीक है। आप ये इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सार्वजनिक शिक्षा का परमिशन था जो है, ठीक है। तो आज जो है हमने बच्चों इसको जो है समाप्त कर दिया है। अगली क्लास में जब हम संगीत पे डिस्कस करेंगे तो वहां हम बात करेंगे बच्चों गुलबदन बेगम की, जिन्होंने हुमायूंनामा लिखा था, ठीक भाई। हम शिक्षा की बात तो की लेकिन इनको हमने डिस्कस नहीं किया, जो बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी, ठीक है, गुलबदन बेगम, उनकी भी बात करेंगे। गुलरुख बेगम की बात करेंगे जो बच्चों कवियत्री थी, ठीक है, बाबर की दूसरी पुत्री है गुलरुख बेगम, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये भी कवियत्री थी। सोचिए, देखिए, हुमायूंनामा लिखा गुलबदन बेगम ने, गुलरुख बेगम बाबर की दूसरी बेटी, वो भी एक महान कवियत्री थी बच्चों। अकबर की पत्नी सलीमा सुल्तान बेगम, फारसी भाषा की महान ज्ञाता, फारसी भाषा के बच्चों महान ज्ञाता थे, मखफी नामक कविताएं लिखती थी, मखफी नाम से बच्चों कविता लिखती थी। मुमताज महल जो शाहजहां की पत्नी है, फारसी भाषा की महान ज्ञाता, फारसी भाषा में बच्चों कविताएं लिखा करती थी, मुमताज महल, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं बच्चों औरंगजेब के समय, तो औरंगजेब ने भले ही बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाया हो, लेकिन जेबुन्निसा बच्चों, ठीक है, जेबुन्निसा को पढ़ाने के लिए उसने एक फारसी महिला जिसका नाम था हफीजा मरियम, उसकी नियुक्ति किया था, ठीक है। तो बड़ा औरंगजेब का जो चरित्र और व्यक्तित्व रहा है, बड़ा ही बच्चों उधेड़बुन से भरा रहा है, ठीक है। जेबुन्निसा भी मखफी नाम से कविता लिखती थी, ठीक। तो कुछ चीजें रह गई हैं, जेबुन्निसा, नैना विलास, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। थैंक यू। संगीत को हम दूसरे सेशन में डिस्कस कर देंगे। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।